फसल की निदाई गुड़ाई पर खर्च 2000 रूपए एवं पौध सुरक्षा पर खर्च 2000 रूपए प्रति एकड़ हुआ और प्याज की खुदाई एवं उसकी कटाई पर खर्च 5000 रूपए तथा परिवहन पर खर्च 5000 रूपए प्रति एकड़ आया। इस तरह से इनका खर्च 54,700 रूपए प्रति एकड़ आया और उस पर ब्याज 775 रूपए एवं जमीन का किराया 4000 रूपए प्रति एकड़ को जोड़ने पर कुल खर्च 59,475 रूपए प्रति एकड़ हुआ। अब इनकी कुल आय 4 लाख रुपए में से इनके कुल खर्च को घटा दिया जाए तो भी इन्हें 3,40,525 रूपए की आय प्राप्त होगी। इतना ही नहीं किसान भाइयों, अब यदि इन्हें प्राप्त शुद्ध आय 3,40,525 रूपए में से प्याज की खेती में प्रयुक्त इनका स्वयं का प्रबंधकीय व्यय लगभग 20,000 रूपए को भी घटा दे, तब भी इन्हें प्रति एकड़ प्याज की खेती से लगभग 3,20,525 रूपए की शुद्ध वास्तविक आय प्राप्त होगी। किसान भाइयों, अभी आपने इनकी आय व्यय के बारे में जाना। अब आइए जानते हैं कि इन्होंने इतना अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए कौन कौन से प्रबंधनों को अमल में लाया। आइए जानते हैं उन्हीं से। किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरा ये उत्पादन आया है, कैसा आया है और इसके लिए मैंने क्या तैयारी करी है, मैं ये आपको सब जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको खेत की तैयारी बताता हूँ। मैंने खेत की तैयारी करने के लिए अच्छी पक्की गोबर की खाद 3 से 4 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें डाली है। डालने के बाद में मैंने इसमें 2 बार कल्टीवेटर करा। कल्टीवेटर करने के बाद में एक बार बखर चलवाया। बखर चलवाने के बाद में मैंने फिर एक बार पाटा चलवाया। पाटा चलाने के बाद में फिर मैंने यानी कि पौधा रोपने के पहले उसमें फिर बीज का चयन करा जो कि मैंने 40 से 45 दिन पहले ही अच्छा बीज का चयन करके क्यारियों में डाल दिया था। उससे मेरी नस्ल तैयार हो चुकी है। और अब मैं इस खेत में मजदूरों के द्वारा क्यारियां बनवाई। मजदूरों के द्वारा खेत में इसमें चुपाई करनी है। चुपाई करने के पहले मैं M45 से उपचार करने के बाद में फिर मैंने इस खेत में बीज को पौधे को लगाया। पौधा लगाने के तुरंत बाद मैंने इसमें सिंचाई चालू कर दी। सिंचाई चालू करने के बाद में मैंने देखा है कि इसमें घास उग रही है, तो घास के लिए मैंने फिर निंदाई गुड़ाई स्टार्ट करवाई। तो इस प्याज में मेरे को 2 से 3 बार मैंने निंदाई गुड़ाई करवाई। जहाँ तक बात इसमें उर्वरकों की है, तो इन्होंने आधार के रूप में 3 ट्रॉली गोबर की खाद तथा उर्वरकों में 20 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो स्फोर व 30 किलोग्राम पोटाश का उपयोग किया और जब रोपाई हो गई तो उसके 10 दिन बाद नाइट्रोजन को ड्रिप के माध्यम से दिया। साथ ही साथ इन्होंने 19:19:19 तथा सूक्ष्म तत्वों को समय समय पर प्रयोग में लाया। उसके बाद में देखा बीच में देखा कि पौधों में कोई मच्छर वगैरह से का प्रकोप है, तो इसमें कीटनाशक दवाई का इस्तेमाल भी करा। और उसके साथ में देखा कि बीच में कुछ फंगस की शिकायत थी, तो फंगस के लिए मैंने डाइथोथिन M45 और बायोस्टीन का समय समय पे उपचार करा। आखिरी तक सही और अच्छी रही। मेरी फसल ये 100 से 110 दिन के बीच में हो चुकी है और लगभग पक चुकी है। तो मैंने इसको मंडी पहुंचाने का काम स्टार्ट कर दिया। 200 कुंटल के आसपास में आया। सलाद वाली सब्जियों के अंतर्गत खीरा का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसकी खेती हमारे प्रदेश में सभी स्थानों पर की जाती है। हमारे अधिकांश किसान भाई इसकी खेती खुले प्रक्षेत्र पर करते हैं, जिसमें अधिक सिंचाई एवं अधिक लागत लगाने के बाद भी वह उत्पादन नहीं मिल पाता है जो कि मिलना चाहिए। इसी कारण शहरों के नजदीक रहने वाले हमारे अनेक किसान भाई हाईटेक फार्मिंग के अंतर्गत पॉली हाउस में सब्जियों की खेती करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं। इसी के अंतर्गत हमारे जिन किसान भाइयों ने पॉली हाउस में खीरा की फसल लगा रखी होगी, वह पुष्पन एवं फलन की अवस्था पर होगी, जो कि उत्पादन एवं गुणवत्ता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अतः इसमें समय समय पर कुछ प्रबंधन कार्यों जैसे कि खरपतवार प्रबंधन, सिंचाई, उर्वरक एवं पौध संरक्षण आदि को अमल में लाने की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे किसान भाई इन कार्यों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें कम एवं निम्न गुणवत्ता युक्त उपज के रूप में उठाना पड़ता है।
हमारे रिपोर्टर ने भ्रमण के दौरान जबलपुर के कृषक रवि कुमार हल्दकार से संपर्क किया, जिन्होंने पॉली हाउस में खीरा की फसल लगा रखी है। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं कि वे अपनी खीरा की फसल का प्रबंधन कैसे करते हैं। ये हाइब्रिड लगाया हुआ है मैं ककड़ी, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। जनवरी में लगाया है ये ककड़ी और अब ये फल देने लगी है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस ककड़ी के ये इस तरीके से हम लोगों ने बांधा क्यों है और ये इस तरीके से हम लोग कर क्यों रहे हैं। क्या ये ककड़ी फैलने वाली चीज होती है तो अपन इसको फैला नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं होती और अपन उतना अगर से फैलाते हैं तो अपन को उतना मुनाफा नहीं होगा, ना तोड़ते बनेगा ना दवाई डालते हुए बनेगा। तो अपन इसको बांधते जाते हैं तो ये लटकते हुए ऊपर चली जाती है और ये फल यहाँ से ये चालू हो जाता है ये फल देना। अब इसको लगाते समय जैसे ही पौधा 1 फीट का होता है वैसे ही अपन सुतलियां उसमें लटका देते हैं और फिर ये पौधे को बांधते हुए घुमाते हुए यहाँ पे ये क्रॉसिंग करते हुए लपटते हुए ऊपर चला जाता है। इस तरीके से अपन इसमें स्प्रे भी करते बनता है, अपन ये नालियों से आ जा सकते हैं। और इसमें बहुत ये एक तो पॉली हाउस बना हुआ है, इसमें अपन खरपतवार तो इसमें होता ही बहुत कम है और होता भी है तो अपन निदाई गुड़ाई करते रहते हैं। दूसरी बात आती है इसमें सिंचाई की, तो ठंडे के दिनों में तो इसमें 8-8 दिन हो जाता है पानी नहीं देते, लेकिन गर्मियों में हर तीसरे दिन इसमें पानी देना ही पड़ता है ताकि ये बेड गीला रहा है, नमी बनाए रखे। और ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट 10 मिनट पानी चलाते हैं, पर्याप्त पानी हो जाता है अपने यहाँ। जो खाद देने की बारी आती है तो इसमें अपन ये बेंचुरी से ही खाद देते हैं। इसमें हम 1.5 लीटर लिक्विड देते हैं 19 NPK 19 का हर 8 दिन में। इसमें अपन को हाथ से खाद नहीं डालना पड़ता, सिर्फ बेंचुरी से वहां से मोटर से फिट करके यहाँ पे सीधे ये बेंचुरी से खाद आ जाती है। इसमें सिर्फ अपन को हाथ से दवाई भर डालना पड़ता है। पाउडरी टाइप का ये रोग आता है और ये निचले हिस्से में पुरानी पत्ती होती जाती है, उसमें ये आता ही है, तो उसको अपन निकाल देते हैं, इसको ये तोड़ाई करके और फेंक देते हैं। इसके बाद बाविस्टिन 2 ग्राम पर लीटर पे डाल के और स्प्रे कर देते हैं, तो ये पूरा मेंटेन हो जाता है। और इसका छिड़काव करने के पहले अपन फल पूरा तोड़ लेते हैं और उसके बाद ये छिड़काव करते हैं। ये पौधों से आप देख सकते हैं कि इतना पौधा होने के बाद भी अपन इससे आधा किलो 1 किलो फल हर दूसरे दिन अपन निकाल लेते हैं हर पौधे से। क्वालिटी अच्छी मिलती है और फल फूल भी अच्छा होता है। बाहर से अपन को ज्यादातर उत्पादन अपन को यहाँ पे मिल जाता है। तो किसान भाइयों, अभी आपने एक कृषक के अनुभवों को सुना। इसके अलावा खीरा की फसल में और कौन कौन से प्रबंधों को अमल में लाया जाए, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र दमोह के विषय विशेषज्ञ उल्फत सिंह धाकर से। किसान बंधु, आज हम खुले खेत में फसल करते हैं तो उसमें बड़ी समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं को निजात पाने के लिए जहाँ पानी की कमी है, एक कंट्रोल यूनिट में अगर हम इस चीज को करें, जैसे हम पॉली हाउस के रूप में कद्दू वर्गीय फसलों में जैसे खीरा है, ककड़ी है, इनको लगाया जाए तो कम जगह में हम 3 से 4 गुना ज्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें किसान भाइयों, तो जो हमने तार लगाए हुए हैं उसके ऊपर, उन तारों पर उन बेलों को अच्छी तरह से बांधना, बीच बीच में और उसमें पोठान निकलते रहते हैं, उस समय भी उसको बांधते रहें। इस तरह से क्या होगा कि आप कम जगह में ज्यादा पौधे खड़े कर पाएंगे और उनमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिलेगा। साथ में किसान भाइयों क्या है कि इसमें कभी कभी कुछ कीट व्याधि या रोग के भी प्रकोप हो जाता है। वैसे तो होता नहीं, कंट्रोल में रहता है, लेकिन हो भी जाए तो अगर उसमें आपको कहीं रस चूसक कीट या लीफ माइनर का इस तरह के दिखे, पत्तियों पर आपको सफेद सफेद धारियां दिखाई पड़ेंगी, तो ऐसी पत्तियों को निकालते रहें, क्योंकि इनमें क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है और हमारे दूसरी स्वस्थ पत्तियों में ये कीट पहुंचने की संभावना रहती है। तो इनको निकालते रहें और अगर ज्यादा मात्रा में इस तरह का दिख रहा है तो 10 से 15 दिन के अंतर पर आप इमीडाक्लोप्रिड नामक एक कीटनाशक है, इसकी 1 ml प्रति लीटर आप इसका घोल बनाएं, उसको 10 से 15 दिन के अंतर से छिड़कते रहें। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि जब हम खीरे की तोड़ाई करें तो उसमें कम से कम 4-5 दिन का अंतर रखें छिड़काव के बाद में, क्योंकि ये हमें खाने के लिए उपयोग करना था। उन्हें अच्छी तरह धो लें, साफ कर लें, उसके बाद ही उसे बाजार में लेके जाएं। तो पार्डी मिल्ड्यू नामक एक फफूंदी है, वो देखने में आती है, प्रारंभ में नीचे की पत्तियों पर खीरे की देखने में आती है। तो ऐसी पत्तियों को निकालते रहें, क्योंकि ये पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीरे धीरे कम होती जाती है और रोग फैलने की संभावना रहती है। उसको निकालते रहें और बहुत ज्यादा इस तरह का प्रकोप दिखे तो आप उसमें सल्फेस, जो हमारा सल्फर है, उसकी 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव कर देंगे तो निश्चित है आप स्वस्थ अच्छे खीरे निकाल करके 3 से 4 गुना ज्यादा उत्पादन प्राप्त कर लेंगे। कार्यक्रम में अभी बाकी हैं कुछ और रोचक जानकारियां, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। सभी धान उत्पादक किसानों की
गंभीर भयावह बोझ बनती समस्या तथा कम होती आय के कारक है। हानि पहुंचाने वाले कीट एवं रोग। क्या इस जटिल होती समस्या से निजात पाने हेतु है कोई कम लागत में पर्यावरण मित्रवत समाधान? जी हाँ, ईटीवी अन्नदाता आपके सामने प्रस्तुत करता है धान में समेकित नाशी जीव प्रबंधन VCD के रूप में। VCD के लिए संपर्क करें अन्नदाता, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। विराम के बाद अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई कृषि के साथ साथ पशुपालन अपनाए हुए हैं, क्योंकि कृषि से पशु एवं पशुओं से कृषि की आवश्यकताएं जुड़ी हुई हैं और इस व्यवसाय की सफलता का मुख्य आधार ओसर बच्चियों के ऊपर ही निर्भर है। अतः यह आवश्यक है कि इन बच्चियों की अच्छी तरह से देखभाल की जाए और इसमें आहार प्रबंधन एक प्रमुख पहलू है। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि हमारे पशुपालक भाई इन्हें अनुत्पादक समझकर इन्हें उचित पोषक आहार देना व्यर्थ समझते हैं, जिससे इनकी शारीरिक वृद्धि, प्रजनन क्षमता तथा बाद में दुग्ध उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है और हानि का सामना करना पड़ता है। अतः पशुपालक भाइयों, इस व्यवसाय से अच्छा लाभ लेने हेतु आपको इन बछड़े बछड़ियों का आहार प्रबंधन कैसे करना है, इसकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, दूध देने वाले पशुओं की शारीरिक वृद्धि अधिक दुग्ध उत्पादन की ओर इंगित करती है। इसके लिए पशुओं को उचित देखभाल, चारा दाना प्रबंध आज बहुत आवश्यक है। किंतु अच्छी वृद्धि दर पुराने जानवरों की जगह नए जानवर लाना आसान करती है। एक 18 महीने की बछिया का वजन लगभग 200 से 250 किलोग्राम एवं पड़िया का वजन लगभग 250 से 300 किलोग्राम तक हो जाता है। एक अच्छी गाय अथवा भैंस प्राप्त करने के लिए बछिया अथवा पड़िया को कुछ प्रबंध करने की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार है। जब छोटे बच्चे दूध पीते हैं अर्थात 6 माह की उम्र तक नर व मादा बच्चों को एक साथ रखते हैं। इसके बाद उनकी अच्छी वृद्धि के लिए अलग अलग बाड़ों में कर देते हैं। अब आइए बात करते हैं बछियों एवं पड़ियों के पालने के तरीके पर। बाड़ा विधि। इस विधि में बछियों एवं पड़ियों को बाड़ा में रखते हैं, जिसमें पर्याप्त छाया आदि की व्यवस्था रखते हैं। खाने में बरसीम, लूसर्न, लोबिया इत्यादि प्रोटीन युक्त चारे देते हैं। इसके अलावा इनको 18% प्रोटीन एवं 60 से 70% तक कुल पाच्य पोषक तत्व युक्त दाना देते रहते हैं। दाने की मात्रा को एक तालिका के अनुसार देते हैं, जो इस प्रकार है। दाना बनाने के लिए चोकर 50%, अनाज 20%, खली 27%, नमक 1%, खड़िया 1% एवं खनिज मिश्रण 1% के हिसाब से मिलाकर दाने को तैयार किया जाता है। बछिया लगभग 18 से 30 माह में एवं पड़िया लगभग 36 माह में गर्भवती हो जाती है। इसके लिए गाभिन होने से ब्याने तक 1.5 किलोग्राम दाना प्रतिदिन अतिरिक्त देना चाहिए। गाभिन होने से बच्चा देने तक के बीच जो भी खिलाई की जाती है उसे स्टीमिंग अप कहते हैं और यह बच्चे के गर्भ में विकास, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाता है। बच्चा देने एवं प्रजनन की आयु। एक अच्छी दशा में पाली गई बछिया 2 से 2.5 वर्ष एवं पड़िया 2.5 से 3 वर्ष में पहली बार गर्भ धारण करती है तथा प्रथम बार बछिया 3 से 3.5 वर्ष व पड़िया 3.5 से 4 वर्ष में बच्चा देती है। यह बात उनकी प्रजाति, खिलाई पिलाई, पालने के ढंग आज पर निर्भर करती है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है बछिया अथवा पड़िया को प्रशिक्षित करना। चूँकि बछिया अथवा पड़िया अपने जीवन में प्रथम बार गर्भ धारण करती है, इसके लिए उनसे दूध प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए, जैसे पूर्व में ही थनों को धोना, थनों पर हाथ फेरना इत्यादि। अन्यथा पशु अड़ियल स्वभाव का रहता है तथा उसमें पालतूपन नहीं आता। जब बछिया अथवा पड़िया को चारागाह विधि से पालते हैं तो उनको किसी तरह के व्यायाम की आवश्यकता नहीं होती।
परंतु यदि इनको बाड़ा विधि में पाला गया है तो पशु को अच्छी भूख एवं पाचन तंत्र दुरुस्त रखने के लिए थोड़ा व्यायाम आवश्यक है। इसके लिए बाड़ा में थोड़ा खुला स्थान छोड़ना चाहिए, जिससे बछिया अथवा पड़िया आसानी से घूम फिर सकें। अब आइए बात करते हैं इन बछियों में लगने वाले परजीवियों की। बछिया अथवा पड़िया को दो तरह के परजीवी नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें पहले प्रकार के परजीवी हैं अंतः परजीवी। यह पशु के पाचन तंत्र में पाए जाते हैं तथा इनके नियंत्रण के लिए बछिया अथवा पड़िया को प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर अंतः परजीवी मारने वाली दवा जैसे एल्बेंडाजोल, पिपराजीन, नीलेवर्म इत्यादि देना चाहिए। दूसरे प्रकार के परजीवी हैं बाह्य परजीवी। इन परजीवी के कारण शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिससे वृद्धि प्रभावित होती है। इनके नियंत्रण के लिए बछियों अथवा पड़ियों को बाहर धूप में बांध देते हैं, फिर 2 मिलीलीटर ब्यूटॉक्स को 1 लीटर पानी में मिलाकर बछिया अथवा पड़िया के शरीर को पोंछते हैं। इस दौरान उनके मुंह पर कोई जाली वगैरह बांध देते हैं, जिससे वे अपना शरीर न चाट पाएं। किसान भाइयों, अगला सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन है टीकाकरण का। प्रत्येक बछिया अथवा पड़ियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए वर्ष में 2 बार टीकाकरण आवश्यक है। प्रथम टीकाकरण बरसात से पहले, इसके बाद दूसरा जाड़े से पहले करा लेने से बछिया अथवा पड़ियों को खुरपका, मुंहपका, टीवी, गला घोंटू, लंगड़िया बुखार आदि बीमारियों से बचाया जा सकता है। अतः किसान भाइयों, यदि उपरोक्त तरीके से अपने बछिया अथवा पड़ियों की देखभाल करते हैं तो निश्चित ही भविष्य में एक अच्छी दुधारू गाय अथवा भैंस प्राप्त कर आप दुग्ध उत्पादन को बढ़ा सकेंगे। अब समय हो गया है आपके प्रश्नों के जवाब का। निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम बामनाला रतलाम के कृषक देवानंद चौधरी जी ने। यह जीरे की गाही हेतु शक्ति चालित थ्रेशर के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो देवानंद जी, आपकी जानकारी तो प्रस्तुत है, कार्यक्रम का यह अंश। यहाँ पर आपसे ये चर्चा करना चाहूंगा कि कटाई के बाद मसालों की अच्छी से अच्छी गुणवत्ता कैसे रखी जाए, मेंटेन की जाए, ताकि अपने को खाने के लिए अच्छा मसाला मिले और यदि हम बाहर भेजें तो उसका मूल्य बहुत अच्छा मिले। जैसे सबसे पहले मसाले की काटने की अवस्था, सही समय पर यदि हम फसल को काटें तो उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी रहेगी। न उसको पहले काटें, यदि पहले फसल को काटते हैं तो उसके बीज में पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी, बीज की क्वालिटी जाके खराब होगी आगे। यदि लेट अपन फसल को काटेंगे तो बीज गिर के जमीन पे गिर जाएगा। जैसे जीरा आपने सपोज 10 या 15 दिन लेट काटा तो 10-15% बीज आपके हो सकता है गिर जाए। समय पर काटें तो बहुत अच्छा मसाला मिलेगा। उसके बाद फसल को सुखाना, 2-3 दिन हम धूप में फसल को रख के यदि 1-2 दिन फिर वापस छाया में रखें तो बहुत अच्छी क्वालिटी होगी उसकी, और उसकी नमी 12-13% तक आ जाए फसल की, तब उसके बाद उसको थ्रेशिंग करना चाहिए, यानी कि बीज को फसल से अलग करना चाहिए। इससे ज्यादा यदि नमी रहेगी तो बीज फसल से अलग ढंग से नहीं होगा और उसकी गुणवत्ता फिर खराब हो जाएगी। फसल को आज भी इतना डेवलपमेंट विकास होने के बाद भी किसान जो है वो कच्चे खलियान पे रखता है या गाय या भैंस के गोबर से खलियान की लिपाई करके फिर उस पे रखता है, तो ये नहीं करना चाहिए। फसल को पक्के खलियान पे रखें, सीमेंट का बना हुआ हो, चाहे 2 या 3 किसान मिलकर बना लें उसको बीच में, अपने दोनों तीनों खेतों के बीच में, और फसल की उस पे आप सुखाई करें। बाकी जो भी आपको थ्रेसिंग करनी है सारा कार्य करें तो बिल्कुल भी फसल खराब नहीं होगी, क्योंकि गोबर से एक साल्मोनेला नाम की फंगस जो है वो फसल के साथ चलती है और उससे कई प्रकार की बीमारियां आदमियों में हो जाती है जब हम मसाला खाते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जब फसल को हम अलग करें तो पुरानी तकनीक आज भी चल रही है, ट्रैक्टर ऊपर घुमा रहे हैं, गहाई कर रहे हैं, या बैल या ऊंट घुमा रहे हैं, या फिर डंडे से पिटाई कर रहे हैं उसकी, तो उसमें फिर और कई टाइप की समस्याएं पैदा होती है। तो उससे बचने के लिए हमारे को आजकल थ्रेशर, बहुत अच्छे अच्छे मसालों के थ्रेशर भी विकसित किए जा रहे हैं, उनकी सहायता से थ्रेशिंग करनी चाहिए। उससे समय बचेगा, लेबर बचेगी और बहुत अच्छी गुणवत्ता का अपने को मसाला प्राप्त होगा। मसाले की थ्रेशिंग करने के बाद उसकी सफाई करनी चाहिए। आजकल सफाई करने की अच्छी अच्छी मशीनें आ रही है। पहले तो हम लोग हाथ से ही सफाई करते थे तो बहुत समय लगता था। उसके बाद ग्रेडिंग करनी चाहिए। ग्रेडिंग आप जानते हैं, यदि आप बिना ग्रेड के मसाले को या किसी भी पदार्थ को बेचेंगे तो छोटे मोटा कोई उसके अंदर कचरा आ गया या कोई कंकड़ आ गया तो बाजार में आपका भाव गिर जाएगा, जो आड़ती है वो कम पैसे देगा। तो ग्रेडिंग करने से बहुत अच्छा आपको पैसा मिलेगा, और खासकर इस तरह के
ग्रेडर्स उपलब्ध है आजकल, ग्रेविटी सेपरेटर, स्टोन क्लीनर्स, जिसमें फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में करीब 95-96% मसाला उसमें आ जाता है और उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर बीज की वापस एक बार सुखाना चाहिए उसको 8% के आसपास उसमें नमी रहे, उसके बाद ही पैकिंग करनी चाहिए। मसाले को यदि तोड़ें तो कट की आवाज आनी चाहिए बीज की, तो हमें पता लग जाएगी अब इसमें उचित नमी है या नमी बहुत कम हो गई है, अन्यथा वो खराब हो सकता है गोडाउन में। ग्रेडिंग करने के बाद उसकी पैकिंग होनी चाहिए प्रॉपर। पैकिंग में मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि अब तक हम लोग बोरी में ही पैकिंग करते आए हैं या खुला छोड़ देते हैं, कमरे में डाल देते हैं, तो बोरी को हमें नहीं काम में लेना चाहिए अब, क्योंकि उसमें नमी कभी भी ज्यादा, जैसे बारिश हो गई चलते चलते या कोई और कारण हो गया या मकान के पास फंवारा चल रहा है, पानी आ गया साइड से, तो बोरी में मसाला खराब हो सकता है। सलाह यह है कि छोटे कट्टे जिनमें अंदर प्लास्टिक लगी हो या तो उनमें भरें, या प्लास्टिक की 5-5, 10-10 किलो की थैली में भर के फिर हम बोरी में भरें और फिर रखें, और अच्छे गोडाउन में रखना चाहिए। मैं आपको ये और बताऊं कि किसान जो अपने घर के कमरे को ही गोडाउन बना के रखते हैं, उसमें थोड़ी सी तब्दीली करें। एक तो खिड़की गोडाउन की बाहर खुले तो बरसात का पानी नहीं आएगा, धरातल से जमीन से गोडाउन 3-4 फीट ऊपर हो तो बाहर का पानी गुड़क के या किसी भी समस्या से वो नहीं आएगा अंदर। गोडाउन हवादार होना चाहिए, उसमें उचित मात्रा में प्रकाश आए, ऐसे गोडाउन काम में लेने चाहिए ताकि दिक्कत न हो किसान को। इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न पूछा है ग्राम रतौना, जिला सागर के कृषक राजू चौबे जी ने। इनके अमरूद के कुछ पौधे सूख रहे हैं, यह इसके कारण और निवारण की जानकारी चाहते हैं। तो राजू जी, अमरूद के सूखने का कारण है इसमें लगने वाले कुछ भूमि जनित फफूंद का प्रकोप। सामान्यतः 2 फफूंद इसके सूखने के कारण बनते हैं। पहला है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम और दूसरा है मैक्रोफोमिना फैसियोलिना। इनके अलावा कुछ सूत्रकृमि भी मिट्टी के अंदर इनके जड़ों को आक्रांत कर उनमें घाव पैदा कर देता है और ये फफूंद इन घावों के माध्यम से प्रवेश कर और भी तेजी से रोग फैलाते हैं। राजू जी, हम आपको यह बता दें कि यह रोग, जिसे हम उकठा के नाम से जानते हैं, इनके दोनों ही कारक फफूंद जो भूमि जनित है, इनके शत्रु फफूंद ट्राइकोडर्मा एवं एस्परजिलस भूमि के अंदर ही मौजूद रहते हैं, परंतु साधारणतया मिट्टी में इनके शत्रु फफूंदों की कम संख्या और कारक फफूंदों की अधिकता के कारण यह रोग हो जाता है। अतः अगर हम ट्राइकोडर्मा एवं एस्परजिलस की संख्या मिट्टी में बढ़ा दें तो स्वतः ही इस रोग का नियंत्रण हो जाएगा। इसके लिए पेड़ों की जड़ के चारों ओर गोबर की सड़ी खाद एवं नीम या करंज की खल्ली डाल दिया जाए, जो इनके भोजन का काम करते हैं। इसके अलावा जब आप नए बाग लगाने जाएं तो ऐसी भूमि का चुनाव करें जहां पूर्व में इस रोग का प्रकोप नहीं हुआ होगा। साथ ही साथ गर्मी के दिनों में अपने खेत की गहरी जुताई कर दें। रोपाई के लिए नए पौध की तैयारी के लिए एवं रोग मुक्त मात्र वृक्षों का ही चयन करें। रोपाई हेतु गड्ढे तैयार कर लेने के पश्चात एस्परजिलस नाइजर, जो कि काली सोना के नाम से बाजार में उपलब्ध है, उसकी 20 ग्राम प्रति 1 टन गोबर की खाद में मिलाएं एवं इस मिश्रित खाद की 5 किलोग्राम मात्रा गड्ढे में डाल दें। साथ ही ट्राइकोडर्मा की 1 किलोग्राम मात्रा प्रति टन गोबर खाद में मिलाकर गड्ढे में डाल दें। वैसे इस रोग का प्रकोप होने पर किसी रासायनिक दवाओं का असर नहीं होता है, अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप इस पर किसी भी प्रकार के रासायनिक दवाओं का छिड़काव न करें, अन्यथा छिड़काव का परिश्रम एवं खर्च व्यर्थ चला जाएगा। परंतु एहतियात के लिए आप रोग ग्रसित टहनियों को काट कर जला दें। ऐसा करके आप इस रोग को दूसरे स्वस्थ पेड़ों पर फैलने से रोक सकते हैं। इस प्रकार आप बताई गई बातों पर अमल कर इस रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। आइए जानते हैं राज्य की विभिन्न मंडियों के भाव। किसान भाइयों, अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। समस्या एवं सुझाव के लिए संपर्क करें प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़
रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 एवं ईमेल है अन्नदाता.mp@edb.co.in एवं निःशुल्क नंबर है 1800-425-4085। किसान भाइयों, आशा है कि इन जानकारियों को अपनाकर आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। इसी आशा के साथ कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा दें। नमस्कार। शिवराज कैबिनेट की बैठक पर असर, अधिकारियों और नेताओं के ड्राइवरों ने खड़े किए हाथ। कल शाम की बैठक रही बेनतीजा। रतलाम में बेखौफ हुए लुटेरे, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष के बेटे से 5.5 लाख की लूट। 6 बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम, ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। बैतूल में दबंगों की दादागिरी से परेशान किसान ने तोड़ा दम, पुलिस और प्रशासन ने नहीं सुनी पीड़ित की फरियाद। जमीन छीनने से भूखमरी की कगार पर परिवार। टीकमगढ़ में आदिवासियों का अनोखा मौन आंदोलन। 8 दिन से 27 गांव के किसान रोजाना निकाल रहे रैली। गले में तख्तियां और मुंह पर बांधी है विरोध पट्टियां। और मिसरौत से गायब होने वाले रिटायर्ड जीएम राकेश खंडेलवाल की मिली खबर। मुंबई स्थित अपने बहन के मकान में रहने का चला पता। 2 दिनों से चल रहे थे लापता। सुप्रभात मध्य प्रदेश, मैं हूं रजनी राय। चलिए सबसे पहले उस खबर की बात कर लेते हैं जिसने सबको परेशान कर दिया है। बात कर रहे हैं हड़ताल से मचने वाले हाहाकार की। अपनी 51 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर के कर्मचारी संगठन आज सामूहिक हड़ताल पर हैं। हड़ताल को लेकर कर्मचारी संघों ने 31 जनवरी को ही सरकार को नोटिस भेज दिया था और कर्मचारी संघ अब तक 4 चरणों में हड़ताल करके अपना विरोध जता चुका है। आज सामूहिक अवकाश को देखते हुए सोमवार को राज्य सरकार के मंत्री दिन भर उधेड़ बुन में लगे रहे, लेकिन कर्मचारी संगठनों ने अपने फैसले को नहीं बदला। आज शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की बैठक भी होनी है। ऐसे में वाहन चालकों ने भी ऐलान किया है कि कोई भी आज ड्यूटी पर नहीं जाएगा और शासकीय वाहनों को नहीं चलाएगा। ऐसे हालत में मंत्री और अफसरों के लिए आज का दिन कष्टों भरा रहने वाला है। राज्य शासन के अधिकारी, माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री, सारे लोग निश्चित प्रयास करते हैं कि कोई प्रदेश में आंदोलन या प्रदर्शन नहीं हो, और वो उन्होंने जो भी प्रयास करे होंगे, लेकिन हमने सबने मिलकर सामूहिक रूप से निर्णय लिया था। अभी भी सारे लोग बैठे थे, निर्णय लिया था। माननीय मुख्यमंत्री से भी हमने आग्रह किया था, निवेदन किया था, उनको बताया भी था कि हम सारे लोग एक दिन आंदोलन करेंगे। फिर सरकार जिस दिन बुलाएगी हम सही रूप से उनसे बात करने के तैयार है, चर्चा करने के लिए तैयार है। निश्चित सरकार ही हमारा निराकरण करती है और निश्चित मुख्यमंत्री जी हमारी समस्याओं का निराकरण करेंगे, ऐसे हम आशा भी करते हैं। निश्चित सरकार हमारी मदद करेगी, कर्मचारी भी सरकार की मदद करेंगे। वाहन चालक, जैसे मुख्यमंत्री के वाहन चालक है, चीफ सेक्रेटरी के वाहन चालक है, सारे सेक्रेटरी के वाहन चालक है, प्रमुख सचिव के चालक है और डिप्टी सेक्रेटरी चालक है, कोई भी वाहन नहीं चलाएगा, सारे हड़ताल पे रहेंगे। और सारे जितने भी हमारे जो 51 सूत्री जो मांगे हैं उसको मनाने के सभी लोग हड़ताल पे रहेंगे। तो हड़ताल से सभी को परेशानी होने वाली है, तो दूसरी तरफ बदमाशों ने सबको परेशान कर दिया है। बीजेपी सरकार में भाजपा नेता ही सुरक्षित नहीं है। सोमवार की रात रतलाम में किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष शांतिलाल पाटीदार के बेटे से बदमाशों ने 5.5 लाख रुपए लूट लिए। घटना धराड़ गांव के पास की है। जब राजेंद्र पाटीदार दुकान से घर लौट रहे थे तभी 4 बदमाशों ने उनसे नोटों से भरा बैग छीनकर भाग गए।
वारदात को 6 बदमाशों ने अंजाम दिया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने महू नीमच 4 लेन को जाम कर दिया। लूट की इस वारदात ने पुलिस की चौकसी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों के आक्रोश के बाद फिलहाल डीआईजी और सीएसपी मौके पर पहुंचे और अपराधियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। मोटरसाइकिल के एकदम मतलब 2 सेकंड में सारी घटना घटी। उनने एक ने ब्रेक पे हाथ डाला, एक ने मेरे को धक्का दिया।